हाय, कैसे हो आप? तो आप सिगरेट पीते हो? अगर नहीं पीते हो तो दिल्ली चले जाओ, आप 10-15 सिगरेट तो यूं ही फूंक दोगे, क्योंकि हमारी दिल्ली की हालत ये है। देखो आप पहले एक बार। Movement because we are clearly seeing that this is not the first day where such dense smog has been seen in the Delhi NCR region. देख लिया आपने, ये अपना दिल्ली की हालत। थोड़ा पानी की भी हालत देख लो, अपनी जो नदी उदी है उसकी हालत देखो। देखा, ये हालत है। थोड़ा फ्लड के बारे में देख लेते हैं। ये देखो फ्लड, ये बिहार है, ये पंजाब है, ये उत्तराखंड है। मैंने जितना बताया उतना ही प्रॉब्लम नहीं चल रही है इस दुनिया में, और भी प्रॉब्लम चल रही है। उधर ट्रम्प चचा को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, बेचारा वो मुंह फुला के बैठा हुआ। ऊपर से इंडिया उसका बात नहीं माना और मुंह फुला लिया। उधर यूक्रेन 4 साल से लड़ रहा है, इधर कोई बेचारा ड्रम में मिल रहा है तो किसी को पहाड़ी से धक्का दे रहा है। तो इस दुनिया में कई प्रॉब्लम चल रहे हैं, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम है तो किसी देश की प्रॉब्लम है, लेकिन इन सबों में भी एक प्रॉब्लम है जो पूरे दुनिया की प्रॉब्लम है और हर एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है, वो है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए भी कई तरह के मुहिम चलाए जाते हैं, कई तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। कहीं पे बोलते हैं सेव वाटर, कहीं पे बोलते हैं सेव लाइफ, कहीं बोलते हैं सेव फॉरेस्ट, कहीं बोलते हैं सेव वाइल्ड लाइफ। तो हर एक जगह पे जितना भी आपको प्रोग्राम दिख रहे हैं कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इसके अलावा भी एक मुहिम चलती है, वो है सेव सोइल। Is our source, it is not our resource. It is not something to exploit, it is something we must nourish, because the health of the soil will determine the health of life on this planet. सेव सोयल सदगुरु के द्वारा चलाए जाते हैं और सदगुरु बोलते हैं कि सोयल से ही पूरे की पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि अगर सोयल हमारा ख़राब हो गया तो इससे पूरे के पूरे इकोसिस्टम ख़राब हो सकती है। तो इसी के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे, सेव सोयल क्या है और सेव सोयल सदगुरु क्यों बोलते हैं। वैसे सदगुरु कोई अननोन व्यक्ति है नहीं, इनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। सदगुरु एक ईसा फाउंडेशन नाम करके प्रोग्राम चलाते हैं, यहाँ पे योग के थ्रू आपको कई तरह की चीज़ें सिखाते हैं। अगर सोयल से रिगार्डिंग हम बात करें तो सोयल से रिगार्डिंग सदगुरु 1990 से ही बातें कर रहे हैं। उसके बाद फेमस तब हुए जब 2017 में एक प्रोग्राम निकाले थे, रैली फॉर रिवर्स। For Rivers recommendation became the official recommendation for the 29 states, that the government sent this as an official recommendation. 3 to 4 states are very proactive, they're going and doing their own thing, which is very good. Another 6 states we've signed MOUs, but now we need a large-scale demonstration. फिर सदगुरु 21 मार्च 2022 को एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, सेव सोयल। इसमें लंदन से सदगुरु 100 दिन के लिए निकलते हैं और 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा मोटरसाइकिल से सफ़र करते हैं। चलो, हम सदगुरु के जर्नी को तो समझ लिए कि सदगुरु किस तरह से काम कर रहे हैं और कितने अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसे में हमें ये बातें ज़रूरी हो जाती है कि जिस चीज़ पे हम यहाँ पे बात करने आए हैं, सोयल पे, तो सोयल के जो लेयर होते हैं उसको जान लेना हमें ज़रूरी होता है। अगर आप ज्योग्राफी में थोड़ी बहुत भी इंटरेस्ट रखते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सोयल होती है हमारी, वो 4 लेयर में होती है। जो पहला लेयर होता है उसे हम बोलते हैं टॉप सोयल, और ये 1 फीट से लेकर के 1.5 फीट के बीच में होता है। उसके बाद जो होता है सब सोयल होता है, ये लगभग 1.5 फीट से लेकर के 5 से 6 फीट के बीच में होता है। उसके बाद होता है वेदर रॉक या फिर पेरेंट मटेरियल, ये 6 से लेकर के 20 या 30 फीट के बीच में होता है। उसके बाद होता है बेड रॉक या फिर ग्राउंड वाटर जोन कह सकते हो उसको, ये 30 फीट से लगभग 300 फीट के बीच में होता है। तो जो पहला टॉप सॉइल होता है, इसमें समझ लो कि 90 से लेकर के 95% फार्मिंग यहीं पे होती है। और इसमें फार्मिंग इसलिए होती है क्योंकि इसमें होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, हमस, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीड़े केचुए होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, टॉप सोयल को बचा के रखते हैं। अब ये जो सब सोयल देख रहे हो आप, इसका काम होता है पानी को जमा करके रखना, जड़ों को सहारा देना और खनिज सब इसमें रखा रहता है। उसके बाद पेरेंट मटेरियल, जैसे इसका नाम है, ये मिट्टी बनाने का काम करता है, ऊपर की मिट्टी को मिनरल्स देता है। उसके बाद बेड रॉक, ये ज़मीन की जो सबसे निचली सतह होती है, ये होती है। बहुत ही टाइम के बाद यहाँ पे नई मिट्टी बनती है। तो ये होती है सोयल के प्रकार। तो सदगुरु जो इतना चिंतित है वो है टॉप सोयल को लेकर के चिंतित, क्योंकि अगर टॉप सोयल की अगर 1 चम्मच मिट्टी को आप उठा लो तो उस 1 चम्मच मिट्टी में जितना पृथ्वी पे आदमी है ना, लगभग 7-8 अरब के बराबर उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। वही जो जीव होते हैं इस मिट्टी को बचा के रखते हैं, और अगर वो जीव नहीं रहे तो मिट्टी बन जाएंगे बालू, वो बन जाएंगे रेगिस्तान। तो
तो पहले अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे अगर हम 100% माने तो 29% में लैंड है और 71% में ओशियन है। और 29% जो लैंड है उसमें से 71% हैबिटेबल लैंड है यानी रहने लायक ज़मीन है, और 10% में तो ग्लेशियर ही है, और 19% तो बैरन लैंड है जो समझ लो किसी काम का नहीं है। और 71% हैबिटेबल लैंड में से सिर्फ 46% में एग्रीकल्चर होती है, और 38% में फॉरेस्ट है, और 14% में तो झाड़ी ही है, समझ लो छोटा छोटा पौधा सब। अब फिर अगर 46% में से देखो 77% खेती इसलिए होती है कि वहाँ से दूध और मीट बनाया जा सके। जैसे कि आप कई बार सुनते होंगे कनाडा में जंगल को काट दिया है मीट के लिए। फिर हमारे इंडिया में भी हर जगह पे जो एग्रीकल्चर होती है 77% सिर्फ मीट और डेयरी बनाने के लिए होती है, और सिर्फ 23% पे ही क्रॉप होती है यानी कि फसल होती है जिससे पूरी दुनिया की पेट भर रहा है। और अगर कैलोरी सप्लाई की अगर बात करो आप, जहाँ पे 23% 82% कैलोरी सप्लाई करती है, वही 77% सिर्फ 18% कैलोरी सप्लाई करती है। और प्रोटीन की बात करो तो सिर्फ 23% जो है 63% प्रोटीन सप्लाई करती है, और जो 77% है वो सिर्फ 37% प्रोटीन सप्लाई करती है। जहाँ पे इतनी मात्रा में खेती सिर्फ इसलिए किया जाता है कि दूध और उससे मीट निकाला जा सके। अगर वहीं पे मैं एक और डाटा दिखाऊँ आपको, हर 10 सेकेंड में एक बच्चा का सिर्फ भूख से मौत हो जाती है, और हर साल में लगभग 3.1 मिलियन बच्चा सिर्फ भूख से मरता है। और अगर ओवरऑल बात करो तो 24,657 आदमी पर डे भूख से मर जाते हैं, और 9 मिलियन आदमी पर ईयर भूख से मरते हैं। और अगर ग्लोबली देखा जाए तो 822 मिलियन यानी कि 82.2 करोड़ आदमी के पास सही से खाना नहीं है खाने के लिए। वो मतलब उनकी जो हड्डी कमज़ोर हो जाती है, कुपोषण हो जाता है, वो सही से खाना नहीं मिल पाता है। अगर अफ्रीका की बात करें तो 20% आदमी के पास तो सही खाना है ही नहीं, और ये लगभग अभी 30% के आसपास हो रहा है। तो इतना ज़मीन होने के बाद हमारे पास तो एक तो फूड, जहाँ पे हम फसल जितना कर रहे हैं उतना ही कम फसल कर रहे हैं, कम ज़मीन में फसल कर रहे हैं। उसमें से जो 33% ज़मीन है पूरा दुनिया की, वो क्या हो रखी है, ऑलरेडी डिग्रेड हो रखी है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक इसकी 90% ज़मीन का डिग्रेड हो जाएंगे। जिस फसल के लिए हम जिस ज़मीन को यूज कर रहे हैं वो 90% 2050 तक डिग्रेड हो जाएंगे, और हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी लगभग 9.5 बिलियन के आसपास। फिर आदमी के खाने के लिए तो होगा ही नहीं। फिर अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में लगभग 30% ज़मीन जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इतना बराबर हिस्सा जो है डिग्रेड ऑलरेडी हो रखा है। और यूनेस्को के हिसाब से 1.7 बिलियन पीपल जो है ऐसे जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे ज़मीन ऑलरेडी डिग्रेड हो रखे हैं। अगर एक मैं आपको डाटा दिखाऊं तो दुनिया की जितनी भी ज़मीन है, दुनिया के अलग अलग कंट्री की, डिग्रेड उनकी ज़मीन और डिजर्ट तो ऑलरेडी बन चुके हैं। तजाकिस्तान के 97% ज़मीन डिजर्ट बन चुके हैं, और साउथ अफ्रीका के 78% ज़मीन डिजर्ट या डिग्रेड हो रखे हैं। बांग्लादेश के 65%, कुवैत के 64%, बेनिन के 53%। इसी तरह से बहुत सारी कंट्री है। थैंक गॉड इसमें इंडिया का नाम नहीं है, और हमें इसीलिए इससे अवेयर होना चाहिए, और हमें इस पर अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। और हम इतनी स्पीड से टॉप सोइल को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप देखो तो 2 से 3 सेंटीमीटर टॉप सोइल बनने में लगभग हज़ारों साल लग जाते हैं, और हम सब इस तरह से इसको 20 से 25 साल में यूं ही ख़त्म कर देते हैं। और हमारी इसी लापरवाही की वजह से पता है क्या होता है, 27,000 प्रजाति जो है पर ईयर विलुप्त हो जाते हैं, और हम लगभग 80% ऐसे प्रजाति जो बायोमास इंसेक्ट होते हैं इन सबको तो ख़त्म कर चुके हैं। अभी जो हम खाना खा रहे हैं इस खाने में लगभग समझ लो आप कि 40 से 60% जिंक, मैग्नीशियम और आयरन कम होते हैं। ये खाना देखने में आपको ज़्यादा लगते हैं, लेकिन इसमें जो फ़ायदादायक चीज़ें होती है वो कम होते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे जो हमारे जो थोड़ा सा एज होने के बाद उनकी कभी कमर में दर्द, कभी पेट में दर्द, मतलब कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होते ही होते हैं। तो ये यही कारण है कि हम लोग पूरे के पूरे खाद्य पदार्थ वाले सामान खा रहे हैं, और यही प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर रहे हैं। 2014 में मैरिना हेलिना समेडो जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हैं, वो बताए थे
कि लगभग 60 साल ही हमारे पास बचे हुए हैं ज़मीन जिस पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, यानी फार्मिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं रहेंगे। इसमें 10 साल तो ऑलरेडी हो गए हैं भाई। अगर इंडिया की आप प्रेजेंट सिचुएशन को देखो तो इंडिया में लगभग 1.47 अरब आदमी इंडिया में है और लगभग दुनिया की 17.78% आबादी कवर करती है। और इंडिया में हर दिन लगभग 48,000 आदमी बढ़ते हैं जो कि संसाधन पे आते हैं, उसी संसाधन में से खाएंगे। तो अगर 2050 तक देखें तो हमारी आबादी और भी बढ़ जाएंगी और हमारे पास संसाधन उतना ही रहेगा। अगर हम इस टाइम पे अवेयर नहीं हुए इस चीज़ को लेकर के तो फिर हमारे पास 2050 में इतनी बड़ी फूड की स्कार्सिटी आ सकती है कि जिसकी कोई कहने की बात नहीं है। सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि सॉइल हमारी ख़त्म हो जाएगी तो हमें फूड नहीं मिलेगा। अगर फूड नहीं मिलेगा तो आदमी इधर से उधर भागेगा। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक 100 करोड़ लोग इधर से उधर भागेंगे सिर्फ खाना खाना के लिए। और 1990 के बाद जो है अफ्रीका में 90% युद्ध तो इसलिए हुआ था कि वहाँ की ज़मीन उमीन के लिए, जिस ज़मीन पे उपजाऊ ज़मीन था उसको कब्जा करने के लिए युद्ध हुआ था। चाहे फ्रांस की क्रांति हो, तो कोई भी क्रांति या फिर लड़ाई होगी तो इसी को लेकर के होगी, किसके पास खाना है। और भूख वो चीज़ होती है सबको आंखें खोल देती है। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वर्ल्ड वॉर में 1 किलो आटा का दाम 20 से 25 रुपये हो गया था और आदमी की सैलरी थी 1 से 2 रुपये। तो समझ लो आप 1 महीने काम करो और आपको 1 किलो आटा मिलेगा। तो इस टाइप की उस समय भूखमरी हो गई थी बिहार में। लगभग 1966-67 में आदमी के पास मतलब खाने के लिए कुछ था ही नहीं। कुछ भी था जैसे चावल गेहूँ वो 300 से 400 गुना बढ़ गया था। आदमी के पास जो भी था, ज़मीन था, जानवर था, वो कुछ भी था उसको बेच करके खा रहे थे। अगर उतना दूर ना जाए तो हम लॉकडाउन को देखते हैं। लॉकडाउन में जो 15 रुपये किलो आलू मिल रहा था वो 60 रुपये मिल रहा था। टमाटर जो 20 रुपये किलो मिल रहा था 120 रुपये मिल रहा था। 5 रुपये का अंडा 15 रुपये हो रखा था। तो फूड क्राइसिस इस तरह से आते हैं कि आदमी को फिर कुछ नहीं दिखता। फिर वहाँ पे आदमी ज्ञान व्यान की बातें सब भूल जाता है। फिर वहाँ पे देखता है जिसके पास फूड होगा उससे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा और उस टाइम पे वही महान होता है, वही देवता होता है, समझो जिसके पास फूड होता है। तो हमारे लिए मिट्टी बचाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी से ही पूरा का पूरा सिविलाइजेशन होते हैं। अगर मिट्टी है तो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है तो वाटर है, वाटर है तो क्लाइमेट है, क्लाइमेट है तो फूड है, फूड है तो हेल्थ है, हेल्थ है तो सिविलाइजेशन है। अगर मैं आपको फॉरेस्ट की कुछ डाटा दूँ तो फॉरेस्ट की अगर 10,000 साल के अगर हम डाटा देखें तो 10,000 साल पहले इस पृथ्वी पे लगभग 57% फॉरेस्ट था और 2023 में ये बच गया 38%। इवन 1950 में 44% था और 2023 में इसको हम 38% कर दिए हैं। और अगर हम पानी की बात करें तो ये तो हमें पता है कि 71% जो वर्ल्ड सरफेस है इसका पूरे के पूरे समुद्र है और पानी 97% ये समुद्र में ही पाए जाते हैं। बच गया हमारे पास 3% पानी हमारे पास फ्रेश वाटर है। 3% में से 2.5% जो है ये पूरे के पूरे तो ग्लेशियर में रहते हैं और हमारे पास कितने बच गए 0.5%। और 0.5% अगर उसे आप 100 लीटर मान लो तो 100 लीटर मानने के बाद हमारे पास जो आधा चम्मच पानी बच गया यही हमारे पास फ्रेश वाटर पीने के लिए। बाकी जितना भी पानी है ये समुद्र में ये सब पीने वाली पानी नहीं है। अगर हमें इसी आधा चम्मच पानी को बचाना है तो हमें मिट्टी को बचाना होगा, हमें पेड़ पौधा लगाना होगा और हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाना होगा। अगर उसके लिए हम कुछ नहीं छोड़ना चाहते, इसको अभी हम ख़त्म करना चाहते हैं तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ मत करो। नहीं तो सदगुरु के साथ दो या फिर आपके पास जो भी हो पाता है, आप जो भी एक पौधा लगा पाते हो ये आप करो, हम भी कर रहे हैं। तो इतने सारे प्रॉब्लम अभी आ रखे हैं, दुनिया के 33% ज़मीन डिग्रेड हो रखे हैं और इंडिया के 30% हो रखे हैं। तो क्या कारण है? इसका कारण सिंपल है। सबसे पहला कारण यही है कि हम जिस ज़मीन को यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए उसमें हम ज़्यादा केमिकल मार रहे हैं, यूरिया मार रहे हैं, जिंक मार रहे हैं। तो ये सब मारने के बाद उस ज़मीन की हालत बहुत ही बुरी ख़राब हो जाती है। उनमें जो छोटे छोटे फंगस होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको हम मार देते हैं। फिर हम हैवी ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, मशीन फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसको ऐसे जोत करके ऐसे सूखा छोड़ देते हैं। उससे क्या है कि उससे भी छोटे छोटे जीव होते हैं वो मर जाते हैं। जो मैंने पहले आपको बताया था जो टॉप सोइल होते हैं उनकी पूरे के पूरे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद अभी हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं। अब अर्बनाइजेशन के नाम पे, विकास के नाम पे किस तरह के काम कर रहे हैं आप देख ही रहते हो। हैदराबाद वाला केस याद है आपको, जहाँ पे रातों रात पूरे के पूरे जंगल को काट दिया था। उसके बाद रोड बनाए जा रहे हैं, सिटी बनाए जा रहे हैं। एक चीज़ अगर आप और देखो तो यहाँ पे क्या है कि क्रॉप डाइवर्सिटी नहीं है। अगर राजस्थान या फिर हरियाणा, पंजाब जैसे इलाके में आप रहते हो तो वहाँ पे आपको पता होगा कि वहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिटी नहीं है। जैसे बिहार में या फिर यूपी में क्रॉप डाइवर्सिटी है। यहाँ पे मूंग भी होती है, धान भी होती है, गेहूँ भी होती है, चावल भी होती है, लेकिन वहाँ पे ऐसे सिस्टम नहीं है। अगर मेरे एक दोस्त सब है, मैंने पूछा कि भाई क्या है तो बोला हम लोग गेहूँ उगाते हैं। तो इसका उपाय यही है कि हम सब इस पे ध्यान दें, हैवी ट्रैक्टर का यूज़ कम करें, कम यूरिया का यूज़ करें और कंक्रीट वंक्रीट जितना भी कम यूज़ कर सके तो कर सके। लेकिन मुझे अलग ही लग रहा है क्योंकि अभी आदमी इतना ईजी हो रखे हैं कि ट्रैक्टर के बदले ऐसे जोतना तो पसंद करेंगे नहीं। बाकी आपको इस वीडियो में कुछ लग रहा है कमी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, बताइए। और यार सब्सक्राइब कर लो कुछ, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। और थैंक यू आपने यहाँ तक वीडियो देखा।